आमतौर पे ना जब हम किसी बहुत ही खूबसूरत मतलब एकदम शानदार छपी हुई किताब या किसी मैगजीन के पन्ने पलटते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ये सब कुछ किसी जादू से हो गया है। हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे डिजाइनर ने बस कोई बटन दबाया और लेआउट अपने आप इतना परफेक्ट हो गया है। बिल्कुल, सब कुछ एकदम साफ, सटीक और अपनी सही जगह पर। मतलब एक ऐसा अनुभव जहां पढ़ने वाले की नजरें बस पन्ने पर फिसलती चली जाती हैं, कोई रुकावट ही नहीं होती। लेकिन सच कहूं तो ये एक बहुत ही आम भ्रम है। हम उस अंतिम उत्पाद को देखते हैं जो पूरी तरह से व्यवस्थित होता है और हम उस व्यवस्था को बहुत ही स्वाभाविक मान लेते हैं, है ना? ऐसा लगता है जैसे वे शब्द हमेशा से उसी क्रम में, उसी फॉन्ट में पन्ने पर मौजूद थे। एकदम सही। लेकिन असल में जब हम उस अंतिम डिजाइन से थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं, संपादन और डिजाइनिंग की दुनिया में झांकते हैं, तो वो परफेक्शन का भ्रम पूरी तरह टूट जाता है। ओ, मतलब पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही है। बिल्कुल। वो जो एक चिकना और साफ पन्ना दिखाई देता है ना, उसके पीछे एक अदृश्य व्याकरण काम कर रहा होता है। गुप्त चिन्हों और बेहद सख्त नियमों का एक पूरा संसार होता है। एक ऐसा युद्ध क्षेत्र जहां हर एक शब्द, स्पेस और विराम चिन्ह के लिए लड़ाई लड़ी जाती है। इसे संपादन का दलदल या डायग्नोस्टिक मडी वाटर्स भी तो कहा जा सकता है। हाँ, और इस दलदल से बाहर निकलने का रास्ता उन नियमों से होकर गुजरता है जो सदियों से प्रिंट की दुनिया में विकसित हुए हैं। और यही आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का मुख्य विषय है। आज हम इसी गहरे विश्लेषण में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। आज हम ग्राफिक डिजाइन रेफरेंस प्लस स्पेसिफिकेशन पुस्तक के तीसरे अध्याय प्रूफ रीडिंग और कॉपीराइटिंग के पन्नों को खंगालेंगे। हमारा उद्देश्य उन अदृश्य नियमों और गुप्त चिन्हों को डिकोड करना है जो किसी भी लेख या डिजाइन को अव्यवस्थित से पूरी तरह पेशेवर बनाते हैं। इससे पहले कि हम इस दिलचस्प विषय के अंदर चलें, यह याद दिलाना जरूरी है कि अगर सुनने वालों को इस तरह की और भी ज्ञानवर्धक चर्चाएं पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना एक बहुत ही बेहतरीन विचार होगा। हाँ, और जिस शानदार डिजाइन रेफरेंस बुक की हम आज बात कर रहे हैं, अगर उसकी भौतिक प्रति यानी फिजिकल कॉपी किसी को अपनी लाइब्रेरी में शामिल करनी है, तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन किया जा सकता है, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए पुस्तक के लिंक पर भी क्लिक किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये किताब अपने आप में ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए एक बाइबल की तरह है। बिल्कुल है, क्योंकि देखिए डिजाइन केवल रंग और आकृतियों के बारे में तो है नहीं, ये जानकारी को सही ढंग से बिना किसी रुकावट के संप्रेषित करने के बारे में भी है। सही बात है। हाँ, वो प्रूफ रीडर्स के सिंबल्स। सच कहूं तो पहली बार देखने पर ये चिन्ह बिल्कुल किसी डॉक्टर के पर्चे की तरह लगते हैं। मतलब अजीब सी लकीरें, घुमावदार रेखाएं जो आम इंसान की समझ से बिल्कुल बाहर हैं। हाँ, एकदम गुप्त भाषा की तरह। ये तुलना काफी हद तक सही है। जैसे डॉक्टर का पर्चा एक फार्मासिस्ट के लिए एक स्पष्ट निर्देश होता है, ठीक उसी तरह प्रूफ रीडर के निशान एक डिजाइनर के लिए इलाज की पर्ची होते हैं। अच्छा। हाँ, और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है इन चिन्हों की दक्षता। मतलब संपादन प्रक्रिया में समय बहुत कीमती होता है। अगर एक प्रूफ रीडर को हर गलती के लिए एक पूरा वाक्य लिखना पड़े। बिल्कुल, जैसे कृपया इस शब्द को कैपिटल लेटर में कर दे, या यहाँ पर जो फॉन्ट इस्तेमाल हुआ है वो बाकी टेक्स्ट से अलग है, तो इसमें बहुत समय बर्बाद होगा। तो क्या ये सारे अजीबोगरीब निशान सिर्फ समय बचाने के लिए बनाए गए थे? समय बचाने के साथ साथ संचार में स्पष्टता लाने के लिए भी। उदाहरण के लिए, जब डिजाइनर किसी टेक्स्ट को देखता है जिस पर घेरे में स्टेट लिखा है, STET, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है लेट इट स्टैंड, यानी जो काटा गया है या बदला गया है उसे नजरअंदाज करे और मूल टेक्स्ट को ही रहने दे। अरे वाह, ये तो बहुत ही छोटा और स्पष्ट निर्देश है। हाँ, इसी तरह घेरे में SP का मतलब है कि किसी संख्या या संक्षिप्त रूप को पूरा शब्दों में लिखें, यानी स्पेल आउट करें। LC का मतलब लोअर केस है, मतलब छोटे अक्षर, और UC का मतलब अपर केस यानी बड़े अक्षर। इसमें एक निशान है WF, जिसका मतलब है रॉन्ग फॉन्ट या गलत फॉन्ट। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। हाँ, ये बहुत आम है। जरा सोचिए ना, कोई एक बहुत ही गंभीर और क्लासिक गैरमंड फॉन्ट में कोई लेख पढ़ रहा है और अचानक बीच में एक अक्षर कॉनिक सेंस में आ जाए। बाप रे, ये तो पढ़ते समय अचानक किसी गड्ढे में गिरने जैसा होगा। एकदम सटीक उदाहरण है। वो एक विजुअल स्पीड ब्रेकर है। हमारा दिमाग पढ़ते समय अक्षरों के आकार का एक पैटर्न बना लेता है।
जब कोई गलत फॉन्ट बीच में आता है तो वो पढ़ने के प्रभाव को बुरी तरह तोड़ देता है। इसलिए प्रूफ रीडर उस अक्षर के चारों ओर एक घेरा बनाकर किनारे पर WF लिख देता है। ये एक मूक चीख की तरह है कि यहाँ विजुअल लय टूट रहा है, इसे तुरंत ठीक करो। बिल्कुल। और अक्षरों और शब्दों को ठीक करने के लिए कुछ दृश्य चिन्हों का भी जिक्र है किताब में। जैसे अक्षरों की जगह आपस में बदलने के लिए, जिसे ट्रांसपोज कहते हैं। हाँ, ट्रांसपोज करने के लिए घुमावदार लहरदार रेखा होती है। अगर आइलैंड ट्रेजर लिख दिया गया है जबकि होना ट्रेजर आइलैंड चाहिए, तो बस एक लहरदार रेखा बना दी जाती है। और कुछ नया जोड़ने के लिए यानी इंसर्ट करने के लिए एक कैरेट का निशान इस्तेमाल होता है ना, वो उल्टा वी जैसा। सही कहा। और सबसे दिलचस्प है हैशटैग का निशान। आजकल की पीढ़ी तो इसे हैशटैग के रूप में जानती है। हाँ, लेकिन प्रूफ रीडिंग की पुरानी दुनिया में इसका मतलब होता है कि यहाँ एक स्पेस जोड़ें। क्या बात है। मतलब ये सभी चिन्ह मिलकर एक ऐसा तंत्र बनाते हैं जो ये सुनिश्चित करता है कि लेखक, प्रूफ रीडर और डिजाइनर के बीच कोई गलतफहमी ना हो। और ये भाषा आम लोगों के लिए अदृश्य है, लेकिन यही वो भाषा है जो हमारी किताबों को पढ़ने लायक बनाती है। अच्छा, अक्षरों और स्पेस को ठीक करना तो समझ आता है, लेकिन किताब में हाइफनेशन यानी शब्दों को तोड़ने और हैंगिंग पंक्चुएशन जैसी चीजों का भी विस्तार से वर्णन है। हाँ, ये थोड़ा तकनीकी हिस्सा है। मुझे हमेशा लगता था कि कंप्यूटर अपने आप मार्जिन सेट कर लेता है। क्या इसके लिए भी अलग से नियम है? यहीं पर एक साधारण टाइपिस्ट और एक पेशेवर ग्राफिक डिजाइनर का अंतर सामने आता है। कैसे? देखिए, जब टेक्स्ट को दोनों तरफ से अलाइन किया जाता है, जिसे जस्टिफाई करना कहते हैं, या एक तरफ से खुला छोड़ा जाता है, तो शब्दों को अगली लाइन में ले जाने के लिए हाइफन का इस्तेमाल होता है। हाँ, वो छोटा सा डैश। बिल्कुल। लेकिन अगर लगातार 3-4 लाइनों के अंत में हाइफन आ जाए तो पन्ने के किनारे पर एक सीढ़ी जैसी आकृति बन जाती है, लैडर इफेक्ट। ओह हाँ, वो देखने में बहुत भद्दा लगता है। मतलब नजर बार बार उसी तरफ जाती है। एकदम सही। इसे विजुअल टेक्सचर को खराब करना कहते हैं। अच्छे डिजाइन में ये सख्त नियम है कि लगातार 2 से ज्यादा लाइनों में हाइफन नहीं होना चाहिए। नियम बहुत बारीक है। और इसी तरह हैंगिंग पंक्चुएशन एक बहुत ही शानदार अवधारणा है। इसे ऑप्टिकल अलाइनमेंट भी कहते हैं। ये ऑप्टिकल अलाइनमेंट क्या है? मार्जिन तो मार्जिन होता है जो एक सीधी लाइन में चलता है। तकनीकी रूप से हाँ, लेकिन हमारी आंखें चीजों को उस तरह से नहीं देखती जैसे कंप्यूटर मापता है। अच्छा। हाँ, अगर किसी वाक्य की शुरुआत कोटेशन मार्क से हो रही है और उसे मार्जिन के बिल्कुल अंदर रखा जाए तो वो लाइन बाकी टेक्स्ट के मुकाबले थोड़ी अंदर खिसकी हुई नजर आती है। खाली जगह की वजह से। बिल्कुल। इसलिए डिजाइनर उस कोटेशन मार्क या पूर्ण विराम को मार्जिन की अदृश्य लाइन के थोड़ा बाहर की तरफ लटका देते हैं, यानी हैंग कर देते हैं। ओह, तो मतलब वो तकनीकी रूप से अलाइन नहीं है, लेकिन देखने में वो एकदम सीधी लाइन बनाता है। हाँ, ये तो एक ऑप्टिकल इल्यूजन यानी दृष्टि भ्रम बनाने जैसा हुआ। एकदम सही पकड़े हैं। डिजाइनर जानबूझकर गणितीय नियमों को तोड़ता है ताकि आंखों को सब कुछ सीधा और संतुलित लगे। ये गजब है। और इसी संदर्भ में एक और बहुत बड़ी गलती होती है जो प्राइम मार्क्स और कोटेशन मार्क्स को लेकर है। ये किताब में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। इसमें क्या अंतर है? मुझे हमेशा लगता था कि कीबोर्ड पर जो इन्वर्टेड कॉमा का बटन है बस वही दबाना होता है। यही सबसे बड़ी चूक होती है। कीबोर्ड पर जो सीधा डंडा जैसा निशान होता है ना, वे दरअसल प्राइम मार्क्स हैं। अच्छा, तो उनका इस्तेमाल कहाँ होता है? इनका इस्तेमाल केवल गणितीय मापों के लिए होता है, जैसे इंच या फुट दर्शाने के लिए। जैसे अगर लिखना हो 5 फुट 6 इंच, तो वहाँ ये सीधे डंडे काम आते हैं। अरे बाप रे। लेकिन जब हम संवाद या कोई उद्धरण लिखते हैं तो हमें टाइपोग्राफिक कोटेशन मार्क्स का उपयोग करना चाहिए, जिन्हें स्मार्ट कोट्स भी कहा जाता है। वो वाले हैं जो थोड़े घुमावदार होते हैं। बिल्कुल, संख्या 66 और 99 के आकार जैसे। बिल्कुल वही। मतलब अगर कोई डिजाइनर किसी व्यक्ति के संवाद को सीधे डंडे वाले प्राइम मार्क्स में लिख रहा है तो वो एक बहुत बड़ा डिजाइन अपराध कर रहा है। एक तरह से हाँ, ये नौसिखेपन की निशानी है। ये तो सच में बारीक नजर का काम है। ठीक है, तो हमने टेक्स्ट के किनारों को सीधा कर लिया, शब्दों को सुंदर बना दिया, लेकिन उन चीजों का क्या जो मुख्य कहानी में तो फिट नहीं बैठती लेकिन संदर्भ के लिए महत्वपूर्ण है? और फुटनोट्स हमेशा पूर्ण विराम के साथ खत्म होते हैं, मतलब फुल स्टॉप। भले ही वह पूर्ण वाक्य न हो, फिर भी अंत में बिंदु लगाना अनिवार्य है। रुको, अगर वो पूरा वाक्य है ही नहीं तो व्याकरण के हिसाब से पूर्ण विराम क्यों लगाना? क्योंकि फुटनोट एक स्वतंत्र विचार या जानकारी का टुकड़ा होता है।
पूर्ण विराम ये संकेत देता है कि ये अतिरिक्त जानकारी यहाँ समाप्त हो गई है। लॉजिकल है। हालांकि इसमें एक अपवाद भी है। और वो अपवाद क्या है? सोर्स लाइंस, मतलब स्रोत बताने वाली लाइनें। हाँ, जब किसी चित्र, ग्राफ या डेटा का सिर्फ स्रोत बताया जा रहा हो, जैसे सोर्स वर्ल्ड बैंक, तो वह कभी भी पूर्ण विराम पर खत्म नहीं होती। अच्छा, ये एक बहुत ही बारीक अंतर है, लेकिन एक पेशेवर डिजाइन में यही चीजें मायने रखती हैं। बिल्कुल। और किताब बताती है कि इन फुटनोट्स को दर्शाने वाले प्रतीकों का क्रम भी एक नियम है। अपनी मर्जी से कोई भी निशान नहीं लगाया जा सकता। हाँ, एक तय पदानुक्रम है। जैसे पहला फुटनोट हमेशा एस्ट्रिस्क होता है, यानी तारे का निशान। दूसरा डैगर होता है, वो खंजर जैसा निशान। तीसरा डबल एस्ट्रिस्क होता है और चौथा डबल डैगर होता है। एकदम सही। ईमानदारी से कहूं तो ये डैगर और एस्ट्रिस्क बिल्कुल किसी प्राचीन लिपि या किसी पुराने खजाने के नक्शे के निशान जैसे लगते हैं। लगते तो हैं, लेकिन ये एक स्थापित प्रणाली है जिसका पालन प्रिंट की दुनिया में सदियों से किया जा रहा है। लेकिन यहां मुझे एक बात खटक रही है। क्या? देखिए, आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। हाइपरलिंक्स का जमाना है। किसी भी अतिरिक्त जानकारी के लिए बस एक नीले रंग के शब्द पर क्लिक किया जा सकता है और वो जानकारी सामने आ जाती है। सही कह रहे। तो क्या ऐसे युग में जहां इंटरैक्टिविटी इतनी आसान है, ये खंजर और तारे वाले नियम थोड़े पुराने और आउटडेटेड नहीं लगते? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है, लेकिन अगर हम इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझें तो प्रिंट डिजाइन और लंबे अकादमिक लेखनों का उद्देश्य एक वेब पेज से काफी अलग होता है। कैसे? डिजिटल स्पेस में जब कोई एक हाइपरलिंक पर क्लिक करता है तो अक्सर एक नया टैब खुल जाता है। यह पाठक को वर्तमान पन्ने और उस कहानी के प्रवाह से पूरी तरह बाहर निकाल देता है। ये तो सच है। मतलब विकिपीडिया पर एक लिंक क्लिक करते करते इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ, ध्यान पूरी तरह भंग हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन प्रिंट में या एक अच्छे डिजिटल पीडीएफ लेआउट में एक स्पष्ट पदानुक्रम की आवश्यकता होती है। फुटनोट्स ये सुनिश्चित करते हैं कि ध्यान भंग किए बिना तुरंत संदर्भ मिल सके। अवचेतन रूप से समझ जाता है कि मुझे बस अपनी आंखें पन्ने के नीचे ले जानी है, जानकारी लेनी है और फिर मैं वहीं से अपनी कहानी आगे बढ़ सकता हूँ। ये तो बहुत ही शानदार नजरिया है। ये सिर्फ सजावट नहीं है, बल्कि ये पाठक के ध्यान को प्रबंधित करने का एक तरीका है। बिल्कुल, ये पढ़ने के अनुभव को एक सुरक्षित और अनुशासित दिशा देता है। क्या बात है। अब जब सख्त नियमों की बात चली रही है, तो चलिए उस विषय पर आते हैं जहां शायद सबसे ज्यादा भ्रम की स्थिति पैदा होती है। आप समय, तारीखों और संक्षिप्तीकरण की बात कर रहे हैं ना? एब्रिविएशन। बिल्कुल। समय और तारीखों के मामले में स्पष्टता सबसे महत्वपूर्ण है। थोड़ी सी भी चूक किसी भी संचार का पूरा अर्थ बदल सकती है। हाँ, एक छोटी सी गलती से अर्थ का अनर्थ हो सकता है। मुझे ये बात बहुत मजेदार लगी कि कैसे 12 बजे का समय सबसे बड़ा सिरदर्द होता है। क्या 12 PM दोपहर है या रात? बहुत से लोग इसमें उलझ जाते हैं। मैं खुद कई बार उलझी हूँ। कई बार लोग दोपहर की फ्लाइट समझकर रात को एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, या इसके उलट। और इसीलिए इस किताब का नियम उस कंफ्यूजन को पूरी तरह खत्म कर देता है। वो कैसे? 12 बजे AM या 12 बजे PM लिखने के बजाय सबसे पेशेवर और सुरक्षित तरीका है 12 बजे मिडनाइट या 12 बजे नून लिखना। मध्य रात्रि और दोपहर। हाँ, या फिर सिर्फ मिडनाइट और नून लिखना। ये संवाद में किसी भी तरह की अस्पष्टता के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ता। ये बहुत प्रैक्टिकल है और यही बात वर्षों के मामले में भी लागू होती है। जब हम इतिहास की बात करते हैं तो AD और BC का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। किताब के अनुसार AD हमेशा वर्ष से पहले आता है, जैसे AD 2004, और इसके बीच कोई कॉमा नहीं होता। जबकि BC हमेशा वर्ष के बाद आता है, जैसे 115 BC। लेकिन ऐसा क्यों है? वे दोनों वर्ष के बाद क्यों नहीं आ सकते? ये एक क्लासिक टाइपोग्राफिक कन्वेंशन है और इसका कारण भाषाई है। भाषाई? हाँ, देखिए, AD का अर्थ है एनो डोमिनी, जो लैटिन है, और इसका मतलब है हमारे प्रभु के वर्ष में, इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। इसलिए व्याकरण के नजरिए से ये तार्किक है कि ये वर्ष से पहले आए, जैसे इन द ईयर ऑफ 2004। ओह, और BC? BC का अर्थ है बिफोर क्राइस्ट, जो अंग्रेजी है, इसलिए ये वर्ष के बाद आता है, 115 years बिफोर क्राइस्ट। ये तो सच में दिमाग की बत्ती जलाने वाला तथ्य है। इसके पीछे की भाषा का तर्क जानना बहुत दिलचस्प है। और सिर्फ समय ही नहीं, स्थानों के नाम लिखने के भी नियम हैं। हाँ, इसके अलावा
अमेरिका के राज्यों और क्षेत्रों के आधिकारिक संक्षिप्तीकरण का भी एक पूरा चार्ट दिया गया है किताब में। बिल्कुल। जैसे टेक्सास के लिए TX, वॉशिंगटन के लिए WA और क्षेत्रों में गुआम के लिए GU या पोर्टोरिको के लिए PR। ये मानकीकरण बहुत जरूरी है। क्यों? इससे क्या फर्क पड़ता है? जब आंखों के सामने एक सूची होती है तो TX और WA एक समान जगह घेरते हैं। इससे पढ़ने में एक लय बनती है। एक रिदम। हाँ, अगर कहीं टेक्सास पूरा लिखा हो और कहीं सिर्फ वॉश, तो आंखों को बार बार रुक कर उसे डिकोड करना पड़ेगा। विजुअल फ्लो टूट जाएगा। पढ़ने की लय से याद आया, हमने शब्दों और समय की अशुद्धियों को तो ठीक कर लिया, लेकिन डिजाइन की दुनिया में सबसे बड़ी दुर्घटनाएं तब होती हैं जब बात गणित, डेटा या भौतिक मापों की आती हैं। वेट्स एंड मेजर्स, हाँ, यहाँ बहुत गलतियां होती हैं। एक गलत नंबर सिर्फ लेआउट खराब नहीं करता, वो पूरा अर्थ बदल देता है। संख्याओं को प्रस्तुत करने के नियम बहुत ही विशिष्ट हैं और इनमें निरंतरता बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होती है। इसका सीधा संबंध विजुअल वेट या आंखों पर पड़ने वाले भार से है। सबसे बुनियादी नियम जो किताब में दिया गया है वो 10 का नियम है। हाँ, रूल ऑफ 10। 10 से छोटी संख्याओं को हमेशा शब्दों में लिखा जाना चाहिए, जैसे 4 डेज यानी 4 दिन, और 10 या उससे बड़ी संख्याओं को अंकों में लिखा जाना चाहिए, जैसे 15 पीपल यानी 15 लोग। बिल्कुल। लेकिन ऐसा क्यों है? मतलब हम हर जगह अंक क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? क्योंकि 10 से छोटे एकल अंक जैसे 1, 3 या 4 टेक्स्ट के पैराग्राफ में बहुत छोटे दिखते हैं। वे शब्दों के समुद्र में खो जाते हैं। अच्छा, वे उतने प्रोमिनेंट नहीं लगते। हाँ, जब हम उन्हें शब्दों में लिखते हैं जैसे 4, तो वे बाकी टेक्स्ट के साथ अच्छी तरह घुल मिल जाते हैं। लेकिन जब संख्याएं बड़ी होती हैं तो उन्हें अंकों में लिखना ज्यादा साफ दिखता है और जगह भी कम घिरता है। इसे अगर एक विजुअल एनालॉजी से समझा जाए तो ये बिल्कुल एक सूटकेस पैक करने जैसा है। सूटकेस। हाँ, जो बड़ी और भारी चीजें हैं, यानी बड़े नंबर और सख्त डेटा, उन्हें एक कठोर बक्से या अंकों में रखना पड़ता है। लेकिन जो छोटी छोटी चीजें हैं, यानी 10 से कम के नंबर, उन्हें सूटकेस में कपड़ों के बीच कहीं भी मोड़कर रखा जा सकता है, यानी शब्दों में। बिल्कुल, ताकि सूटकेस की सतह एकदम चिकनी और सपाट रहे। ये एक बहुत ही सटीक एनालॉजी है। शब्दों का प्रवाह बनाए रखना ही मुख्य लक्ष्य है। हाँ। हालांकि हर नियम की तरह इसका भी एक बड़ा अपवाद है। वो क्या? अगर कोई वाक्य किसी संख्या से शुरू हो रहा है तो चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसे हमेशा शब्दों में ही लिखा जाना चाहिए। वाक्य की शुरुआत कभी भी अंकों से नहीं हो सकती। ये तो बेसिक ग्रामर भी है। लेकिन अगर एक ही वाक्य में अलग अलग तरह के नंबर आ जाएं, तब क्या होगा? तब मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। किताब में एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण है जहां ये नियम एक दूसरे से टकराते हैं। मान लीजिए कोई वाक्य है जिसमें 2 अलग अलग संख्याएं एक साथ आ रही हैं, जैसे 12 गिलास हैं और हर गिलास 8 आउंस का है। अगर नियम के हिसाब से दोनों को अंकों में लिखा जाए, 12 8 आउंस ग्लासेस, तो ये बहुत अजीब लगता है। पहली नजर में कोई इसे 128 आउंस पढ़ सकता है। बिल्कुल, यही वो जगह है जहां कॉग्निटिव फ्रिक्शन या दिमागी उलझन पैदा होती है। हाँ, दिमाग एक सेकंड के लिए रुक जाता है। एक अच्छा डिजाइनर पाठक को इस उलझन से बचाता है। इसलिए किताब सलाह देती है कि जब एक क्रम में अंक और शब्द कंफ्यूजन पैदा करें तो उन्हें स्पष्ट करने के लिए मिला जुला उपयोग करना चाहिए। जैसे 12 8 आउंस ग्लासेस। बिल्कुल, पहला नंबर अंकों में और दूसरा शब्दों में। ये छोटा सा बदलाव पढ़ने की गति को बिल्कुल नहीं रोकने देता। कमाल है। इसके अलावा किताब में मापों और उनके उपसर्गों की भी स्पष्ट चर्चा है। हाँ, विज्ञान और डेटा में इस्तेमाल होने वाले प्रीफिक्स, ये भी बहुत जरूरी हिस्सा है। जैसे मेगा के लिए कैपिटल M जिसका मतलब 10 लाख है, किलो के लिए स्मॉल k जो 1000 है, और सेंटी के लिए स्मॉल c जो 10,000 है, और मिली के लिए स्मॉल m जो 1000 है। और किताब में एक नियम ये भी है कि वजन और माप हमेशा अंकों में ही होते हैं, चाहे वे 10 से कम ही क्यों ना हो। हाँ, ये 10 के नियम का एक और अपवाद है, क्योंकि माप हमेशा सटीक होने चाहिए। और दशकों यानी डिकेड्स को लिखने का तरीका भी साफ किया गया है। हाँ, ये गलती बहुत लोग करते हैं। बहुवचन बनाने के लिए संख्याओं के अंत में केवल s जुड़ता है, कोई अपॉस्ट्रोफी नहीं। जैसे 1950s, कई लोग गलती से 1950s s लिख देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। एकदम गलत। तो इन सारी बातों का निष्कर्ष क्या निकलता है? जब कोई डिजाइनर या प्रूफ रीडर इन उपसर्गों, प्रतीकों, कोटेशन मार्क्स और नंबरिंग के सख्त नियमों का पालन कर रहा होता है, तो वो असल में क्या हासिल कर रहा है? वो पाठक के दिमाग में उस सामग्री के प्रति एक अथॉरिटी और भरोसा पैदा कर रहा होता है। ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है। बिल्कुल।
जब कोई ऐसा लेख पढ़ा जाता है जहां 1950s सही लिखा है, जहां 12.00 नून लिखा है, जहां AD और BC सही जगह पर है, जहां स्मार्ट कोट्स का इस्तेमाल हुआ है, तो दिमाग अवचेतन रूप से ये मान लेता है कि ये जानकारी एक विश्वसनीय, गंभीर और पेशेवर स्रोत से आ रही है। ये सच में बहुत गहरी बात है। ग्राफिक डिजाइन की दुनिया केवल सुंदर विजुअल्स, मनमोहक लेआउट या आकर्षक रंगों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हैंगिंग पंक्चुएशन के उस दृष्टिभ्रम, प्रूफ रीडिंग के उन अजीबोगरीब दिखने वाले चिन्हों और व्याकरण के उन कड़े विवरणों के बारे में भी है जो पढ़ने के अनुभव को पूरी तरह से घर्षण रहित बनाते हैं। हाँ, एक अच्छी तरह से प्रूफ रीड की गई कॉपी और व्यवस्थित टाइपोग्राफी ही एक बेहतरीन डिजाइन की असली नींव होती है। लेकिन अंत में एक विचार जो मुझे लगातार आ रहा है। क्या? देखिए, आज हम AI जनरेट टेक्स्ट के एक बहुत ही तेजी से बदलते युग में जी रहे हैं। हाँ, AI का प्रभाव तो हर जगह है। तो जिस तरह से प्रिंटेड टेक्स्ट को नियंत्रित करने और संपादन करने के लिए ये इतने सख्त और सदियों पुराने नियम बनाए गए थे, सोचिए कि भविष्य के प्रूफ रीडिंग चिन्ह कैसे दिखेंगे। ये तो सोचने वाली बात है। क्या आने वाले समय में प्रूफ रीडर्स को टेक्स्ट के किनारे पर कोई ऐसा नया निशान बनाना पड़ेगा जिसका मतलब होगा इसे और अधिक इंसानी भावनाओं वाला बनाएं? या फिर इसमें से AI की रोबोटिक टोन को कम करें? हाँ, बिल्कुल। क्या हमें मशीनी भाषा को इंसानी बनाने के लिए नए सिंबल्स इजाद करने पड़ेंगे? ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक और रोचक परिदृश्य है। तकनीकी नियमों के साथ साथ शायद अब संपादन का विकास भावनाओं और प्रामाणिकता को मापने की ओर बढ़ रहा है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां नियम हमेशा विकसित होते रहेंगे। खैर, आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही। मुझे भी इस चर्चा में बहुत मजा आया। एक बार फिर, अगर सुनने वालों को विषयों की इस तरह गहराई में जाना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, और जो लोग इन सभी नियमों, टेबल्स और प्रूफ रीडिंग चिन्हों को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, वे स्क्रीन पर मौजूद QR कोड को स्कैन करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का उपयोग करके ग्राफिक डिजाइन रेफरेंस प्लस स्पेसिफिकेशन किताब की अपनी कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। और अगली बार जब किसी किताब का कोई साफ सुथरा पन्ना सामने आए तो उस अदृश्य युद्ध क्षेत्र की सराहना जरूर होनी चाहिए जहां प्रूफ रीडर्स ने वो शांति स्थापित की है। क्या बात है। उन मडी वाटर्स या संपादन के दलदल से निकलकर उस साफ त्रुटिहीन पन्ने तक का सफर ही असली कला है। चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।